बहुत स्वागत है दोस्तों एक नई सीरीज में। इसमें हम जो बहुत कम पढ़ाए या पढ़े जाने वाले टॉपिक होंगे उनके थोड़ा सा हम लोग इस बात पे डिस्कशन करेंगे कि सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है हमारे जीआईसी लेक्चरर के लिए। और दूसरा, इसका हम फुल पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन हम इसके सिर्फ मुख्य बिंदुओं को बात करेंगे। कोशिश करेंगे कि हम कॉन्सेप्चुअल बात करें, छोटे टॉपिकों को, बड़े टॉपिक का हम सारी चीज़ें करके दे देंगे। और जो बहुत हार्ड लगेगा, आपको नहीं आएगा, तो आप बताइएगा, हम उसको डिस्कशन करेंगे डिटेल में। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं इस सीरीज में आंग्ल मैसूर युद्ध की, क्योंकि हमारे सिलेबस में ये बहुत अच्छे तरीके से मेंशन है कि ये मैसूर अंडर हैदर अली एंड टीपू सुल्तान, फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ, ये सारी चीजें अलग से दी गई हैं, इसलिए हम इस पे बात कर रहे हैं आज। ठीक है, अब आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, इसमें मैं ये पीडीएफ भेज दूंगा अच्छे से। ये सारे पीडीएफ, फर्स्ट मैसूर आंग्ल मैसूर युद्ध कब होता है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और फाइनल, हम लोग इस पे बात करने वाले हैं कि क्या है, क्योंकि ये लास्ट में बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत सवाल इससे टफ नहीं बनते हैं, छोटे सवाल बनते हैं कि कब हुआ, कौन था इस टाइम पे गवर्नर, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी रहेंगी, आप एक बार रीड कर लेंगे तो आ जाएगा, हो जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के कारण की बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग डिटेल में चल देंगे, बाकी बहुत ज़रूरी नहीं है, बहुत टाइम का पाइएगा मत, आप तुरंत एक बार पीडीएफ देख लेंगे तो सही हो जाएगा। अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने के साथ मिलकर एक त्रिगुट बनता है, एक गठबंधन बनता है कि भाई अब ये जो साथ शुरुआत हो रहा है ये बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन हाँ, आंग्ल मैसूर युद्ध को समझने से पहले अगर हम इसकी पृष्ठभूमि बता देते हैं, बात कर लेते हैं, तो आपको इसको समझने में काफी आसानी हो जाएगी। तो दोस्तों, हम थोड़ा सा पृष्ठभूमि पे बात कर लेते हैं, तब इस पे बात करने में भी ठीक लगेगा और शुरुआत में भी अच्छा लगेगा। जब पढ़ेंगे तो भी ठीक लगेगा। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करते हैं। जब भी शुरुआत होती है कहीं न कहीं कोई भी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, तो उसके पृष्ठभूमि की बात से याद करेंगे या पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो इसमें सबसे पहली बात कि जब तालीकोटा का युद्ध होता है, आपको पता होगा तालीकोटा का युद्ध होता है दोस्तों, और 1565 में, ठीक है। और तालीकोटा के युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से बिखर जाता है। इसके पश्चात और इसके यानी विजयनगर के ध्वंसावशेषों पर वेंकट द्वितीय नाम का एक व्यक्ति था, और उसने 1612 ईस्वी में वाडेयार वंश की स्थापना करता है। वाडेयार वंश की स्थापना करता है और उसने अपना केंद्र मैसूर बनाया। अब समझ आया, मैसूर को बनाया, और यह हिंदू राजवंश था एक, और राजा इसके जो थे, इस वाडेयार वंश के, अधिकांशतः कर्मकांडों में लगे रहते थे, पूजा पाठ में, और इसी में व्यस्त रहते थे। तो जब इसमें व्यस्त रहते थे तो वाडेयार वंश के जो शासक थे उन्होंने एक पद बनाया जो कि शासन संचालन कर सके, यानी पीएम समझ सकते हो, बनाया कि जो काम करे, और ये सब पूजा पाठ ये सारी चीजों में व्यस्त रहते हैं तो टाइम नहीं मिल पाता। इस पीएम पद को दलवय कहा गया, दलवय या दैवय कहा, जो भी, ये समझ लीजिए, बस एक पीएम पद था। तो अब टाइम चल रहा था, आगे बढ़ रहा था। फिर 1730 का दशक आता है दोस्तों। 1730 के दशक में शासक बनते हैं कृष्णराज। कृष्णराज, इनको चिक्का कृष्णराज भी बोला जाता है। ठीक, ये वाडेयार वंश के शासक बने, और इनका जो प्रधानमंत्री पीएम बना, दलवय बना, वो था नंदराज, और सेनापति के तौर पर इन्होंने नियुक्त किया देवराज को। ठीक है, ये बात की कृष्णराज ने। अब बात चल रही थी, ये सारे शासन कर रहे थे ये दोनों लोग। अब सैनिकों में उन्होंने देखा कि एक हैदर अली नाम का सैनिक है, जो जिसकी योग्यता से ये नंदराज प्रभावित हो जाते हैं, और 1755 में डिंडीगुल का फौजदार बना देते हैं। डिंडीगुल का फौजदार किसको बना देते हैं? हैदर अली को बना देते हैं, जो एक सेनापति था, योग्य सेनापति था। जब डिंडीगुल में हैदर अली
सेनापति बनता है तो वहां पे रहते हुए उसने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए, जैसे आधुनिक शस्त्रागार का निर्माण करता है वहां पे। दूसरी बात यह है कि अस्थाई सेना का गठन किया, वो भी राज्य के राजकोष से। और तीसरी बात, सैन्य प्रशिक्षण की व्यवस्था कर देता है। निरक्षर था स्वयं हैदर अली, लेकिन उसने अपने साथ दो लोगों को रखा है, ब्राह्मण कृष्ण राव को और पूर्णिया को। दो लोगों को रखा अपना सलाहकार के तौर पे। कृष्ण राव है, और हमने राजा पढ़ा था चिक्का कृष्ण राज दूसरे हैं। कृष्ण राव को उसने, हैदर अली ने अपना सलाहकार नियुक्त किया था। और घायल सैनिकों की चिकित्सा की व्यवस्था की, तो खाना का भी निर्माण किया। तो इस तरीके से जो उसने काम किया, इससे सेनापति बन, जो क्या बना था, ये फौजदार बना था दिल्ली कुल का। तो बाद में ये सेनापति, प्रधान सेनापति बन गया उस टाइम, इसको बना दिया गया, इतना अच्छा काम किया। तो जब 1760 की बात आती है, तो इसमें कृष्ण राव के साथ, कृष्ण राव वही उसका सलाहकार, जिसको खांडे राव भी बोलते हैं, इसकी इसकी सहायता से इसने नंदराज को, जो उसको उस पे बैठाया था डिंडीगुल के फौजदार के पद पर, उसको ही कैद कर लिया। कैद करके स्वयं पीएम बन गया हैदर अली। स्वयं जब पीएम बन गया, 1761 की बात है। और उसके बाद मैसूर का वास्तविक शासक भी बन गया। ठीक। तो जब वास्तविक शासक बन गया मैसूर का, तो मुगलों को लगा कि रे ये तो ठीक है, तो मुगल कमजोर हो गए थे बहुत उस टाइम तक। सिर्फ उसको सीरा का राज्यपाल बना दिया, वाह क्या बना दिया, सूबेदार बना दिया, सॉरी। और जब 1671 में बन गया था, तो 1766 में जब चिक्का कृष्णराज की मृत्यु हो जाती है, तो वो हैदर अली स्वयं को मैसूर का सुल्तान घोषित कर देता है। बस सुल्तान बन गया। तो इस तरीके से हम देखेंगे कि एक साधारण सैनिक से सुल्तान बनने की कहानी भी है ये। और हैदर अली एक महान शासक के तौर पे मैसूर के गद्दी पर बैठता है, और अंग्रेजों को दक्षिण में रोकने का महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये। अब हैदर अली की बात करोगे तो 1721 में कोलार के बूंदी कोट में इसका जन्म हुआ था। पिता इसके जमींदार थे, और परदादा जो थे गेसुद राज की दरगाह में फकीर हुआ करते थे। और अक्सर ये लाल कपड़ा पहनता था, पगड़ी बांधता था, सिर मूड़ और जो दाढ़ी सब मुड़वा के रखता था, एकदम चिकना घड़ा बन के। ठीक है। तो इस तरीके से हमने बैकग्राउंड की बात कर ली। अब शायद आपको समझ में आने लगेगा। हालांकि जब मैसूर का शासक बनता है, सुल्तान अपने आप को घोषित करता है, तो उसने कई काम किए थे ताकि उसको कोई ये ना कह सके कि हिंदुओं का नहीं, मुसलमानों का नहीं, मतलब एक का नेता है। उसने चामुंडेश्वरी मंदिर में दान भी दिया था। श्रृंगेरी के जो श्रृंगेरी में है ना, शंकराचार्य पीठ एक, तो उसने उनसे सलाहकार की थी शंकराचार्य से श्रृंगेरी के। गोवध पर अंग भंग करने का बात किया था कि भाई गाय को नहीं मार सकते हो। और तो और दशहरा जैसे त्योहार को भी मनाना शुरू किया। हिंदू मंत्री की नियुक्ति की, जैसे पूर्णिया की नियुक्ति की थी, कृष्णराज की नियुक्ति अपने सलाहकार के तौर पे। इसके अलावा शिव, विष्णु, चक्र आदि अपने सिक्कों पर बनाया था। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से अपने आप को ये धर्मनिरपेक्ष शासक घोषित करने की कोशिश में रहता था, और था भी, वैसा करता भी था। अब बैकग्राउंड समझने के बाद हम आ जाते हैं प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध पे। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, द्वितीय, देखो एक तो 4 मैसूर युद्ध होते हैं, ठीक है। चारों को आपको याद करना है। याद करने का सिंपल तरीका है, एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। 1767 टू 1769 के बीच में, ठीक है, 1767 से 1769 के बीच में ये प्रथम युद्ध होता है। दूसरा होता है 10 साल बाद 1780 टू 84, 1780 से 84 के बीच में द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा फिर 10 साल बाद 1790 से 92 के बीच में। चौथा फिर 10 साल बाद, समझ लीजिए 1798 में लगभग होता है। एक समझने के लिए 10-10 का अंतर कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, हालांकि कम ज्यादा अंतर है। तो 1767 1767 से 1799 तक लास्ट में क्या होता है, मैसूर राज्य अंग्रेजों के अंडर आ जाता है, क्योंकि टीपू सुल्तान की अंतिम में मृत्यु हो जाती है, और हैदर अली के द्वितीय विश्व युद्ध में, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मृत्यु हो जाती है। ठीक। अब थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद आप पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आ जाएगा। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। ये कब से कब हुआ, 1767 टू 1769। क्यों हुआ,
कारण यही था कि मैसूर जब आगे बढ़ने लगा, हैदर अली का शासनकाल आ गया, तो अंग्रेजों को लगा कि भाई अब इसको रोकना जरूरी है। इसकी वजह से अंग्रेज, मराठा और हैदराबाद के निजाम ने मिलकर मैसूर के खिलाफ एक गठबंधन बनाया था। और मैसूर के शासक कौन थे उस टाइम? हैदर अली थे। ये मेन कारण था। और दोनों अपने प्रभाव में वृद्धि करना चाहते थे। और हैदर अली का एक कारण और था कि हैदर अली का झुकाव फ्रांस की तरफ था। ये भी बड़ा रीजन बनता है। और हैदर अली ने यहाँ पे कन्नड़ तट है, कन्नड़ तट, कर्नाटक के कन्नड़ तट पे ब्रिटिश सैनिक का एक बेड़ा था, नौसैनिक बेड़ा था, उसको 1769 में हैदर अली ने खत्म कर दिया था, नष्ट कर दिया था। अब ये कुल मिलाकर युद्ध के कारण बन जाते हैं। अब युद्ध के कारण बन जाते हैं तो प्रमुख घटनाएं भी होंगी। तो घटनाओं के तौर पे देखेंगे कि मुख्य घटना कौन सी है। तो हैदर अली ने तेजी से आक्रमण किया, दोनों आक्रमण तेजी से किए और अंग्रेजों को मात देते हुए मद्रास फोर्ट तक पहुंच गया। ये सीधी सी बात हो गई। लेकिन हम इसके थोड़े से अंदर की बात करें तो अंग्रेज हैदर के विरुद्ध तीनों जो त्रिगुट थे, पेशवा, निजाम और कर्नाटक, ये हो गया। तो जो हैदर अली था उसने मराठों को धन और क्षेत्र का लालच देकर अंग्रेजों से अलग कर लिया। निजाम को कहा कि भाई हम तुमको भूमि देंगे, तो भौगोलिक क्षेत्र प्रलोभन से निजाम को अलग कर लिया। मगर जो निजाम अलग हुआ था हैदराबाद का, तो उसने बाद में युद्ध के दौरान अंग्रेजों से फिर से हाथ मिला लिया था, यानी धोखा दे दिया था। तो कर्नाटक नवाब और हैदर के विरुद्ध अंग्रेजों के साथ लड़ा था। मतलब कर्नाटक का जो नवाब था वो और निजाम भी दोनों बाद में अंग्रेजों के साथ लड़ गए थे। इस तरीके से ये सारी चीजें होती हैं। 1768 में हैदर अली ने अंग्रेजों को कई जगह पराजित किए थे। अक्सर ये बात करते हैं शुरुआत में कि 67 में 1767 में हैदर के अधिकांश क्षेत्रों पर जनरल स्मिथ ने कब्जा कर लिया था। सुलह का प्रयास वो हैदर ने किया लेकिन नहीं माना। तो फजलुल्लाह के नेतृत्व में 1768 में हैदर ने एक विशाल सेना भेजी थी और निजाम ने उस टाइम समय साथ दिया था, लेकिन बाद में वो अंग्रेजों के साथ हो गया था, विश्वासघात कर लिया था, इस वजह से वो हार गया। लेकिन स्मिथ की सहायता से बंगाल जो कर्नल वुड था उसको लेकर आता है और मैसूर खाली करवा लेता है हैदर अली, और फिर मद्रास की तरफ आगे बढ़ता है। जब मद्रास की तरफ आगे बढ़ता है तो उन लोगों के पास, यानी अंग्रेजों के पास कोई भी ऑप्शन नहीं रहता है, वो आत्मसमर्पण कर देते हैं और 4 अप्रैल 1769 को मद्रास की संधि के साथ युद्ध समाप्त हो जाता है। ठीक है, मद्रास की संधि में क्या होता है? संधि के तौर पर दोस्तों दो बातें होती है। एक तो अंग्रेजों के साथ संधि करता है वो हैदर अली कहता है कि भाई कंपनी को हम नहीं मानते, जॉर्ज द्वितीय जो शासक हैं इंग्लैंड के, उनके नाम से संधि करता है उस टाइम, और एक दूसरे के क्षेत्र जीते हुए प्रदेश को भी वापस कर देते हैं प्रथम युद्ध में। और कर्नाटक के नवाब के साथ भी संधि करता है कि कर्नाटक का जो नवाब मोहम्मद अली है वो अब हमारे अंडर में रहेगा और सामंत होगा और हमें खिराज भी देगा, ये मैसूर के अंडर हो जाएगा। अंग्रेज भी मान गए थे। ये सारी बातें हो गई थी। परिणाम में आप देख रहे हैं कि मद्रास की संधि होती है और सीधे परिणाम मिलाने के लिए आ जाता है। क्या क्या कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन सी संधि होती है? मद्रास की। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि होती है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में मैसूर हार जाता है और अंग्रेजों के अंडर में आ जाता है। द्वितीय मैसूर युद्ध की बात करते हैं, ये होता है 1784 से 1780 से 1784 के बीच में। इसका कारण ये था कि माहे बंदरगाह है दोस्तों एक पश्चिमी घाट पर, और ये फ्रांसीसी बंदरगाह था जिससे फ्रांसीसियों की मदद हैदर को मिलती थी। इसमें अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। जब अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया मार्च 1779 में, तो हैदर ने इससे बदला लेने की सोची, उसको फिर से पुनः प्राप्त करने की सोची। और इसके अलावा एक बात और हुई थी कि जो मद्रास संधि में हुआ था कि जब भी कोई खतरा होगा या आक्रमण करना होगा तो अंग्रेज और ये मैसूर साथ करेंगे, लेकिन अंग्रेजों ने ही आक्रमण कर दिया, जिसका मतलब था कि मद्रास संधि का उल्लंघन हुआ था। और इसके अलावा हैदर की जो बिना अनुमति से उसके राज्य से ही अंग्रेजों ने अपनी सेना गुंटूर छीनने के लिए भेजी थी निजाम के पास।
तो ये सारी चीजें ये कारण बनती हैं सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध की। घटनाएं इसकी काफी इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। इसमें जो प्रमुख घटनाएं होती हैं वो सारी चीजें कौन सी हैं कि 1780 में पोर्टोनोवा पोर्टोनोवा का युद्ध होता है, जिसमें हैदर अली विजयी होता है। अक्सर इसकी बात करें अगर हम, देखो हेक्टर मुनरो था, बेली था, फ्लेचर था, ठीक, सेनापति थे ये अंग्रेजों के। इन्होंने इन तीनों को हैदर ने जून 1780 में पराजित कर दिया था। जब पराजित किया और अर्काट यानी कर्नाटक की जो राजधानी थी, अर्काट पर अधिकार कर लेता है। कौन? हैदर अली। तो इस समय टीपू सुल्तान भी लड़ रहा था, यानी हैदर अली का पुत्र। उसने पोलीलूर में अंग्रेजों को पराजित कर दिया, बेली और बियड को कैद कर लिया था। अब 1781 की बात आती है। 1781 में वॉरेन हेस्टिंग ने जल व स्थल दोनों ओर से आक्रमण करना शुरू किया और इसमें पोफम, कामक, म्योर ये स्थल सेना से भेजा और वहीं आयरकूट को जल सेनापति बनाकर भेजा। तो और इस समय फ्रांस की सहायता पहुंच जाती है। किसको? हैदर के पास फ्रांस की सहायता पहुंच जाती है। थोड़ा मैप में देखेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, जब सहायता पहुंच जाती है तो फ्रांसीसी कमांडर बत्सी था उस टाइम 3000 सैनिकों के साथ 2 सेनाएं भेजता है ये हैदर अली की सहायता के लिए। अब जब भेजता है तो 1782 में, सॉरी 1782 में, एक मिनट, 1782 में, हाँ 1782 में हैदर ने ब्रैथवेट को पराजित कर दिया और उसे कैद कर लिया था। और बाद में आर्नी की युद्ध में, एक आर्नी का युद्ध होता है जिसमें आयरकूट को पराजित कर देता है। चूंकि 1782 में सालबाई की संधि हो चुकी थी आंग्ल और मराठा के बीच में, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध के बीच में, जब 1775 से 1782 के बीच में होता है ना आंग्ल मराठा युद्ध पहला, तो उसमें 1782 के युद्ध यानी वो संधि जो होती है सालबाई की संधि के साथ समाप्त हुआ था। और इसमें ये भी कहा गया था कि नाना को इस संधि में कि आप मैसूर की सहायता नहीं करेंगे। इसी वजह से नाना हैदर का सहयोग नहीं कर सकता था। लेकिन एक दुर्घटना ये भी होती है कि 7 दिसंबर 1782 को हैदर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि टीपू सुल्तान अभी भी लड़ रहा था, शासन संभाल रखा था। तो टीपू के सेनापति थे एक, टीपू सुल्तान जब लड़ रहा था, हैदर मर गया, तो उसके बाद शेख अय्याज था, अंग्रेजों से जाके मिल गया बदनूर पर, यानी हैदर नगर पर 1783 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया। अब आयरकूट की मृत्यु हो चुकी थी, तो उसके उत्तराधिकारी के तौर पे स्टुअर्ट को अंग्रेजों ने भेजा था। स्टुअर्ट कमजोर था, अयोग्य था, तो इसकी सहायता के लिए मैथ्यूज को भेजा और मैथ्यूज को पराजित कर श्रीरंगपट्टनम में कैद कर लिया टीपू ने। इसके बाद टीपू मंगलोर को घेरा डालता है। मंगलोर का घेरा डाला तो अंग्रेज आत्मसमर्पण करके संधि करते हैं तो 1784 में मंगलोर की संधि कहला जाती है। ठीक है, तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलोर की संधि होती है। अभी रिवीजन के तौर पे ही आप देख लीजिए, बाकी कभी डिटेल में पढ़ेंगे तो हम बात करेंगे। लेकिन अभी हमारे एग्जाम के लिए जो आगे आने वाला है 7 जून को, अभी इसके लिए सिर्फ पॉइंट वाइज और जरूरी है कि आप रिवाइज करते रहिए। मैकार्टनी था उस टाइम मद्रास का गवर्नर, जो मंगलोर की संधि करता है और टीपू के साथ करता है कि दोनों अपने विजित क्षेत्र को वापस कर देंगे। गुंटूर बालाघाट पर टीपू को अधिकार हो जाएगा। अंग्रेजों ने मैसूर मामले में हस्तक्षेप की नीति का वादा करेंगे, इस तरीके से हो गया था। लेकिन नाना ने फिर नाराजगी दायर की। क्यों? क्योंकि पूना दरबार से बिना अनुमति के संधि होगी। देखो, एक तरफ लड़ भी नहीं रहे हैं, एक तरफ दूसरी तरफ इनको अनुमति भी लेने के लिए चाहिए कि मैसूर ने हमसे अनुमति क्यों नहीं ली। तो हरिपंत फड़के के नेतृत्व में टीपू के विरुद्ध ही भेज दिए थे, इन्होंने सेना भेज दी थी। तो छोड़ो, इस तरीके से हम लोग द्वितीय पढ़ लिए। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया। इसमें वॉरेन हेस्टिंग का एक कथन आता है कि ये मैकार्टनी मद्रास का गवर्नर था जिसने मंगलोर की संधि की थी, कि ये कैसा आदमी है, मैं अभी भी विश्वास नहीं करता हूं कि यह बिना शर्त कर्नाटक खो देगा। इस तरीके से वॉरेन हेस्टिंग ने मैकार्टनी के बारे में कहा था। अब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं, जो 1790 से 92 के बीच में होता है।
इसमें एक बात होती है कि जो त्रावणकोर है उसके राजा ने डच नागरिकों से कोचीन रियासत के दो दुर्ग थे, कोचीन रियासत के जेकोब और कागनूर क्रागनूर कहते हैं, जेकोब और क्रागनूर, इनको खरीद लिया। और चूंकि जब टीपू को पता चला ये बात, तो उसको लगता था कि कोचीन तो हमारा ही है, कोचीन रियासत पर मेरा अधिकार है, और इसी के नाते यह द्वीप स्वयं खरीदना चाहता था उससे। तो टीपू ने दिसंबर 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। त्रावणकोर की किलोबंदी तोड़ दी, और त्रावणकोर उस टाइम अंग्रेजों का दोस्त हुआ करता था, जिस वजह से मद्रास गवर्नर हॉलैंड से मदद मांगी त्रावणकोर ने। अब ये कारण बन जाता है थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध का। ठीक है, अब इसकी प्रमुख घटनाएं कौन सी होती हैं कि एक तो आक्रमण कर दिया था त्रावणकोर पर टीपू ने। ठीक है, 1789 हमने बताया, 89-90 दोनों लगभग वही होता है, शुरुआत उस टाइम हो गया था। 1790 में यह गठबंधन भी, यहाँ पे एक गठबंधन भी बनता है जिसमें कॉर्नवालिस ने मराठा और निजाम को साथ मिलकर टीपू के विरुद्ध गठबंधन करने के लिए बोला, क्योंकि इस टाइम पे कॉर्नवालिस आ गया था। ठीक है, तो अभी बात करेंगे कौन कौन से गवर्नर रहे हैं। तो इस गठबंधन में कुर्ग और मालाबार और कोचीन की जनता को शामिल भी किया गया था। उस टाइम एक फेमस है कि यह वास्तव में एक वास्तविक शासक को हटाने तथा उसके राज्य में डकैती की साजिश थी, ये फॉक्स उस टाइम कहा था। और 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की बात है, अंग्रेजी गवर्नर था उस टाइम, उसने टीपू पे के विरुद्ध अभियान करता है मार्च 1791 में, और मराठा सेनापति परशुराम भाऊ ने धारवाड़ पर कब्जा कर लिया, और कॉर्नवालिस श्रीरंगपत्तनम टीपू की जो राजधानी थी उसकी ओर बढ़ा। मगर आरेकिस युद्ध में टीपू ने कॉर्नवालिस को पीछे हटने को मजबूर कर दिया। मगर इसी समय बात ये थी कि मराठा सेना एक परशुराम भाऊ और हरिवंश फड़के वहां पहुंच जाते हैं, और इस कारण कॉर्नवालिस की स्थिति मजबूत हो जाती है, क्योंकि मराठा सेना अंग्रेजों की तरफ से आ गई। कॉर्नवालिस श्रीरंगपत्तनम की ओर बढ़ता है, साथ ही मीडोज था जिसको सोमरपीठ बुर्ज पर, यानी श्रीरंगपत्तनम की जो नाक कही जाती है सोमरपीठ बुर्ज, तो उस पर टीपू को सेनापति ने सैयद गफ्फार ने पराजित कर दिया इस सबको। तो इस समय टीपू ने अपने मंत्री कोंडिया के माध्यम से कॉर्नवालिस के पास एक संधि प्रस्ताव भेजा, और कॉर्नवालिस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया। इसका रीजन ये था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का दबाव आ रहा था कि भाई ये युद्ध बंद करो कॉर्नवालिस, क्योंकि जो तुमने जो राशि थी चीन में इन्वेस्ट करने वाली, वो भी तुमने युद्ध में खत्म कर दी है। तो इस तरीके से हरिवंत जो फड़के थे मराठा के सेनापति, उनकी मध्यस्थता में मार्च 1792 में कॉर्नवालिस व टीपू के मध्य श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। किनके किनके बीच होती है? कॉर्नवालिस के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में होती है। कब होती है? मार्च 1792 में श्रीरंगपत्तनम की संधि होती है। तो टीपू, इसमें क्या क्या होता है, टीपू का आधा राज्य छिन जाता है, लगभग आधा तो चला ही गया था, जिसमें 3 भागों में बांट दिया गया था। एक तो अंग्रेज ले लिए थे बारामहल, डिंडीगुल और मालाबार। दूसरा मराठे ले लिए थे तुंगभद्रा के उत्तरी भाग का धारवाड़ क्षेत्र। तीसरी बात, निजाम ले लिए थे कर्नाटक के अप्पेन्नार की कृष्णा क्षेत्र तक का। तो इसी समय कॉर्नवालिस ने कहा था कि हमने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना शत्रु को पंगु बना दिया था। ये कॉर्नवालिस का कथन। और युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में टीपू को पैसे देने थे, 3.30 करोड़ रुपए देने थे, सुंदरलाल कहते हैं। और उसके टीपू के 2 पुत्र अब्दुल खलीक और मुइजुद्दीन जमानत के रूप में अंग्रेजों के संरक्षण में रहेंगे, और 1794 तक उनको भुगतान करना था। ये सारी बातें थर्ड जो आंग्ल मैसूर है युद्ध है इसकी बात होगी। क्योंकि ये अपमानजनक संधि थी, तो टीपू ने बदला लेने का भी उद्देश्य था ही, और फ्रांस से सहायता मांगी, लेकिन सहायता तो मांगी, मिली नहीं सहायता फ्रांस से कोई। इसके बदले में टीपू ने ये भी कहा था किया 1793 में फ्रांस ने एक मिशन भेजा फ्रांस के लिए, श्रीरंगपत्तनम में स्वतंत्रता का एक वृक्ष भी लगाया था, जैकोबन क्लब की स्थापना भी की थी, उसका सदस्य खुद बन गया था, और खुद को नागरिक टीपू भी कहता था। सारी चीजें करने के बाद उसको सहायता फ्रांस से नहीं मिली थी थर्ड युद्ध के बाद। और अफगानिस्तान से भी सहायता, अफगान शासक जमा शाह था उस टाइम, आने का प्रयास तो किया था, लेकिन सिख विरोध कर रहे थे उस टाइम, तो आ नहीं पाया। और उसने अरब, तुर्क, कुस्तुनतुनिया, मॉरिशस को में भी दूध भेजे थे, सहायता मांगी थी, लेकिन किसी से सहायता मिल नहीं पाई थी।
अब अंतिम युद्ध पे आते हैं, आंग्ल मैसूर युद्ध के चतुर्थ युद्ध पे, जो कि 1798 से 1799 के बीच में होता है, यानी 99 ही मान लेते हैं। टीपू सुल्तान ने फ्रांस से मित्रता की और अंग्रेजों को शंका हुई कि फ्रांस भारत में दखल देगा। मेनली ये बात थी कि भाई टीपू द्वारा विदेशी शक्तियों से जो सहायता और संपर्क साधने की कोशिश थी वो, और टीपू द्वारा सहायक संधि पर हस्ताक्षर से इनकार करने से भी प्रॉब्लम हो गई थी कि सहायक संधि पर हस्ताक्षर नहीं किया था। उक्त कारणों के चलते अंग्रेज और निजाम ने मिलकर टीपू पर आक्रमण किया और मराठे अंग्रेजों के साथ तटस्थ रहे इस युद्ध में। और युद्ध के घटनाक्रम के तौर पे देखेंगे तो सेदिसार का युद्ध होता है। हाँ, ये 5 मार्च 1799 में। ठीक है, युद्ध ये सब तो आते नहीं, लेकिन फिर भी लिख लेते हैं। 5 मार्च 1799 को होता है सेदिसार का युद्ध, से सेदा सीर का युद्ध, और इसमें स्टुअर्ट टीपू को हराता है। और वहीं 27 मार्च, बहुत कम अंतर है इसलिए लिख रहे हैं 1799 को, इसमें हैरिस जीतता है, टीपू से हैरिस हरा देता है। और वहीं 4 मई 1799 की बात है, 1799 में 4 मई को घमासान युद्ध होता है भाई, उसमें टीपू शहीद हो जाता है, टीपू शहीद हो गया और श्रीरंगपत्तनम पर अंग्रेजों का शासन हो जाता है। 4 मई 1799 को यही युद्ध जरूरी है। और इसके बाद क्या होता है कि टीपू युद्ध के करते हुए वीरगति को प्राप्ति हो जाता है, और पीटर अबोर कहते हैं कि पूर्व का साम्राज्य अब मेरे कदमों में है। ठीक, वेलेजली भी कहीं कहीं ये बात आती है, कहता है कि बोर्ड ये युद्ध का जो साम्राज्य, पूर्व का साम्राज्य है, वो अब मेरे कदमों में। युद्ध के बाद क्या हुआ? युद्ध के बाद टीपू के परिवार को वेल्लोर में शिफ्ट कर दिया गया, और टीपू को राज्य को 3 भागों में बांट दिया गया, और अंग्रेजों और निजाम के बीच में और मराठों के बीच में। और वाडियार वंश के शासक जो कृष्णराज को नाम मात्र का शासक बना रहा, और इसके बाद वेलेजली की सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवा लिया गया। इस प्रकार मैसूर जो है औपनिवेशिक शासन की स्थापना हो गई, और हैदराबाद प्रथम था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। मैसूर दूसरा राज्य था जिसने सहायक संधि पर हस्ताक्षर किया था। और इसके बाद में लेजली और मार्कवेशी, ये सारी चीजें कोई मतलब नहीं है। बस ये था कि एक बहुत शक्तिशाली राज्य भारत का जो अंग्रेजों के हाथ में चला गया था। दोस्तों, इसमें बहुत ही चुन के पढ़ना है और बहुत सारा चीज नहीं पढ़िएगा, केवल सीरियल वाइज पढ़ेंगे तो आपको आ जाएगा। ये पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दे रहा हूँ, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम यहाँ पे लिंक है नीचे या डिस्क्रिप्शन में या चैनल पे मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए, पढ़ाई कर।